जय हिंद, नमस्कार, शुभ संध्या इग्नू के सभी दोस्तों को। आइए हम जैसा कि इसके पहले कहे थे कि MHD6 पर हम 3 वीडियो लाएंगे। हमारा पहला वीडियो हो चुका था। आज हम MHD6 के दूसरे वीडियो पर बात करेंगे, जिसमें आज हम कुछ शॉर्ट आंसर देखने का प्रयास करेंगे। अगला जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लॉन्ग आंसर पूरे कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन आता है 11th नंबर का, उसमें तीन आते हैं, चार क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, उसको भी करना रहता है। ऑब्जेक्टिव होता है बहरहाल, लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा। तो इसको देखते हुए हम जो है शॉर्ट आंसर को भी देखेंगे कि उनको भी कैसे कर पाएँ। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न, जो काफ़ी बार पूछा गया। हिंदी के विकास में साहित्य का योगदान। साथ हिंदी का जो विकास हुआ उसमें साहित्य कितना अपना योगदान दिया, इस तरीके का जो है प्रश्न हम देखे हैं। तो 5 बार की परीक्षाओं में 3 से 4 बार पूछे गए हैं लगातार। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति थोड़ा बदली रही है, तो इसको ऐसे देखते हैं। ये आप देख लीजिए, इसमें भूमिका कैसे लिखना है। हिंदी की प्रारंभिक संवेदना का विकास सिद्धनाथ एवं जैन साहित्य के विद्रोही चेतना से माना जा सकता है। इसके बाद हम इसको जैसे उस समय की जो स्थितियां थी उससे रिलेट करके हम हिंदी साहित्य ने हिंदी का किस तरीके से विकास किया उसको दिखा सकते हैं। हिंदी कहानी में दलित चेतना का विकास किस किस आधार पे हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट में दोनों में आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं इसका शॉर्ट आंसर में, तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं। बहरहाल हम इसको लॉन्ग में किए हैं, तो इसके लिए हम देख सकते हैं इसमें दलितों के साहित्य, हिंदी कहानी में दलित चेतना विकास किस किस आधार पर हुआ। तो इसमें जो बहुत बड़े बड़े मतलब दलित साहित्यकार हैं, जैसा कि एक मानना ये भी है कि जो गैर दलितों द्वारा लिखा गया और कुछ लोग उसे भी दलित साहित्य नहीं मानते हैं। दलित चेतना का आधार देखिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या थे। तो कुछ लोग मानते हैं जो गैर दलितों द्वारा लिखा गया है वो उपहास होगा, ना कि दलित साहित्य होगा, क्योंकि जो दलित साहित्य होता है वो भोगा हुआ यथार्थ जो दलितों द्वारा लिखा होता है वही माना जाता है। अवधी और ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास का आधार क्या था। अवधी और ब्रज भाषा, जैसा कि मुख्य रूप से हमारे इसी उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश इधर के क्षेत्रों में देखें तो अवधी और ब्रज भाषा का मुख्य रूप से वो रहा है, क्षेत्र रहा है। तो इसके साहित्यिक भाषा के रूप में विकास के क्या क्या आधार थे, आइए हम देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के ग्रंथ है जो, उसमें भी इस बात को कैसे कैसे बताया गया है। जैसा कि अवध को 16 महाजनपद में कौशल कहा गया था, उसी के आधार पर उसको कोसली की संज्ञा दी गई, फिर उसे पूर्वी की संज्ञा दी गई। इसके साथ साथ इसमें हम बता सकते हैं ये किस किस क्षेत्रों में कैसे कैसे बोली जाती है। तो ये हो गया हमारा। इसके साथ ही इसमें लिखे गए जो भी ग्रंथ हैं, और इसमें काव्य के रूप में 2 प्रकार से अवधी भाषा प्रयोग की जाती है, जिसको देख सकते हैं ठेठ अवधी, साहित्यिक अवधी। इसको डिफाइन करते हुए हम पद्मावत जैसे उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। ब्रज भाषा का जो है देख सकते हैं कि क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, खुर्ज, मैनपुरी, इटावा, बदायूं, बरेली। हरियाणा के गुड़गांव और पूर्वी तट पट्टी वाले इन क्षेत्रों में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ। तो इस सबको दिखाते हुए हम इस आंसर को लिख सकते हैं। ये लॉन्ग आंसर भी हो सकता है, इसमें आप कर सकते हैं। पाली साहित्य या पाली भाषा का उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न और पाली भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसी तरीके से 3 प्रश्न और इस पे बनते हैं। पाली साहित्य का विकास या संस्कृत साहित्य का विकास, संस्कृत पाली साहित्य से परस्पर संबंधित है, विरोधी है, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जिनको हम इस तरीके से देख सकते हैं। जैसा कि पाली के बारे में कहा जाता है कि पाली साहित्य का उदय जो है, पाली को जो है बुद्धवाणी भी कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध के संदर्भ में इसको भी लिख सकते हैं कि उनका क्या क्या प्रयोग रहा। जैसे उनका पाली भाषा में यही 3 पिटक माने जाते हैं मुख्य रूप से, विनय पिटक, सूत्र पिटक, धम्म पिटक। इन सब का संदर्भ दे के हम इस आंसर को लिख सकते हैं अच्छे से। भक्ति काल की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों की व्याख्या करने का ये जो है हमारा लॉन्ग आंसर है, इसको हम लिखेंगे।
इसके लिए सबसे पहले हमको उस समय की, जब ऐतिहासिक पूछ रहा है, उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां पूछ रहा है या पृष्ठभूमि पूछ रहा है, तो हम उसको सबसे पहले इस तरीके से देखेंगे उस समय किसका शासन था, किसका शासन नहीं था। शासन या शासकों के आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्या था। इस तरीके से हम इसको आंसर को लिखते हैं। इसमें भी हम की पॉइंट्स यूज कर सकते हैं।